हार्डवेयर डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक बहुत ही आम बात है धुआं। अरे हाँ, असली धुआं। बिल्कुल असली धुआं। मतलब जब भी कोई नया डिजाइनर या छात्र पहली बार कोई फिजिकल सर्किट बनाता है ना, तारों को ब्रेडबोर्ड पर जोड़ता है और फिर गलती से वोल्टेज थोड़ी सी भी ऊपर चली जाए। हाँ, वोल्टेज सीमा पार कर जाती है तो एक छोटा सा पॉप सुनाई देता है। और फिर वो जलते हुए सिलिकॉन और प्लास्टिक की महक। उफ, वो जानी पहचानी महक। एक झटके में पुर्जे खराब हो जाते हैं, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और आपको सब कुछ बिल्कुल शुरुआत से फिर से शुरू करना पड़ता है। सही कहा। मतलब हार्डवेयर की दुनिया हमेशा से ऐसे ही काम करती है ये, जहां गलतियों की एक असली फिजिकल कीमत चुकानी पड़ती है। पैसे भी बर्बाद होते हैं और समय भी। बिल्कुल। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये सब कुछ एक कंप्यूटर स्क्रीन के सुरक्षित घेरे में हो सके तो। बिना किसी नुकसान के। हाँ, बिना किसी जले हुए रजिस्टर के और बिना किसी आर्थिक दर के। तो आज के हमारे इस गहरे अध्ययन में हम बिल्कुल इसी क्रांतिकारी विचार का विश्लेषण करने वाले हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक विषय है ना? हमारा आज का विषय प्रोटीज डिजाइन सूट है। प्रोटीज डिजाइन सूट, हाँ। यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, सर्किट सिमुलेशन और पीसीबी लेआउट की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है, पूरी तरह से। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य या गहराई से समझना है कि कैसे यह टूल हार्डवेयर जैसी जटिल चीज के डिजाइन को सॉफ्टवेयर कोडिंग जितना आसान, सुरक्षित और लचीला बना देता है। बिल्कुल। और ये कोई साधारण तकनीकी बदलाव नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हार्डवेयर इंजीनियरिंग को देखने के पूरे नजरिए को ही बदल देता है। मतलब पारंपरिक रूप से हार्डवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ही था फिजिकल चीजों से जूझना, वो तार काटना और सोल्डरिंग करना। हाँ, सोल्डरिंग आयरन का धुआं सहना और एक एक पुर्जे को मल्टीमीटर से नापना। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये उस पूरी फिजिकल लैब को एक डिजिटल रूप में समेट लेता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कोई भी नया सर्किट बनाने या किसी डिजाइन पर काम शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टूल असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। तो लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बनाया गया ये टूल, इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका ऑल इन वन होना है। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। क्योंकि तकनीकी दुनिया में अक्सर ऐसा होता है ना कि डिजाइन बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, फिर सिमुलेशन के लिए कोई दूसरा जटिल सॉफ्टवेयर, और फिर पीसीबी लेआउट बनाने के लिए कोई तीसरा कैड टूल। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और यही वो जगह है जहां पुराने तरीके बेहद थकाऊ हो जाते थे। मतलब इन अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के बीच फाइल्स को इधर उधर करना, डेटा का नुकसान होना, वो तो किसी बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल एक गुले सपने जैसा था एक इंजीनियर के लिए। तो प्रोटियस ने इन सभी दीवारों को एक ही झटके में गिरा दिया। कैसे? इसका जो इंटीग्रेटेड बंडल है ना, वो ये सुनिश्चित करता है कि जहां आप सर्किट का चित्र बना रहे हैं वहीं उसकी टेस्टिंग भी हो रही है। ओके। और वहीं से उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार भी किया जा रहा है। और इसका इंटरफेस जानबूझकर बहुत ही आसान रखा गया है। मतलब कोई नया इंसान घबराएगा नहीं? बिल्कुल नहीं। अक्सर उच्च स्तर के सॉफ्टवेयर्स में इतने सारे मेन्यूज और छिपे हुए कमांड्स होते हैं कि कोई भी नया इंसान बस उन्हें देखकर ही डर जाए। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ मुख्य ध्यान सर्किट के काम करने के तरीके पर होता है, न कि सॉफ्टवेयर को सीखने में। और मैंने सुना है कि इसमें पुर्जों की बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। अरे बहुत विशाल लाइब्रेरी है, जिसमें दुनिया भर के सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स और ट्रांजिस्टर्स के डिजिटल मॉडल मौजूद हैं। ये इसे किसी भी इंजीनियर के लिए एक जादुई खजाना बना देती है। तो अगर इसे एक आसान और मजेदार उदाहरण से समझा जाए तो ये टूल असल में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक फ्लाइट सिमुलेटर है। बहुत सही तुलना की आपने, है ना? या फिर इसे इंजीनियरों का डिजिटल सैंडबॉक्स भी कह सकते हैं। जैसे विमान उड़ाने की ट्रेनिंग लेने वाला पायलट असली हवाई जहाज में बैठने से पहले सिमुलेटर में प्रैक्टिस करता है। हाँ, सिम्युलेटर के अंदर हर तरह के खतरे, तूफान और इंजन फेल होने जैसी स्थितियों का सामना करता है। अगर वहां जहाज क्रैश भी हो जाए तो कोई असल नुकसान नहीं होता। बिल्कुल, बस स्क्रीन रीसेट हो जाती है। ठीक वैसे ही ये सॉफ्टवेयर किसी भी डिजाइनर को ये आजादी देता है कि वो बिना किसी डर के सर्किट में मनचाहे बदलाव करे, वोल्टेज बढ़ाए या गलत तार जोड़े। यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि इसका जो ये रियल टाइम सिमुलेशन फीचर है वो असल में काम कैसे करता है। तो ये सिर्फ कोई एनिमेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई साधारण एनिमेशन नहीं है जहां आपने बस एक बटन दबाया और कुछ बत्तियां जलने लगी। तो फिर इसके पीछे क्या चलता है? इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल गणितीय इंजन काम कर रहा होता है, जिसे आमतौर पर स्पाइस कहा जाता है। स्पाइस? हाँ, सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। मतलब जब कोई प्ले बटन दबाता है
तो सॉफ्टवेयर हर 1 मिलीसेकंड में हजारों जटिल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हल कर रहा होता है। बाप रे, हर मिलीसेकंड में? हाँ, वह किरचॉफ के वोल्टेज और करंट नियमों की कैलकुलेशन कर रहा होता है। ये सिर्फ लकीरें नहीं है स्क्रीन पर, बल्कि फिजिक्स के नियमों का सबूत है। बिल्कुल, प्रत्यक्ष प्रमाण है। हर एक तार में बहने वाले करंट और हर पुर्जे पर गिरने वाले वोल्टेज की बिल्कुल सटीक गणना होती है, ठीक वैसे ही जैसे वो असली दुनिया में काम करेगा। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि कोई भी तुरंत अपना पहला डिजिटल सर्किट बनाने के लिए उत्सुक हो जाएगा। कोई भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कंप्यूटर कैसा चाहिए? मतलब बहुत हाई एंड सिस्टम चाहिए क्या? नहीं, बहुत बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट है। विंडोज 7 या उससे नया ओएस, कम से कम 4 GB रैम और बस 1 GB फ्री डिस्क स्पेस चाहिए होता है। बस इतना? हाँ, वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है और एक्टिवेशन की से अनलॉक करना होता है। बहुत सीधा प्रोसेस है। तो मान लीजिए सॉफ्टवेयर खुल गया, अब एक साधारण LED सर्किट से शुरुआत करना एक बहुत ही बेहतरीन कदम माना जाता है। बिल्कुल, एकदम बेसिक से। ये एक तरह से किताबी ज्ञान से उठकर सीधे मैदान में उतरने जैसा है, जहां ओम के नियम को सिर्फ किताबों में पढ़ने के बजाय स्क्रीन पर काम करते हुए देखा जा सकता है। हाँ, जब कोई एक खाली स्क्रीन पर शुरुआत करता है तो उसे न्यू प्रोजेक्ट खोलकर स्कीमेटिक कैप्चर चुनना होता है। फिर लाइब्रेरी से एक रेजिस्टर, एक LED और एक बैटरी या वोल्टेज सोर्स को चुनकर स्क्रीन पर रखना होता है और फिर उन्हें तारों से जोड़ना होता है। वायर टूल से बैटरी के पॉजिटिव हिस्से को रेजिस्टर से, फिर रेजिस्टर के दूसरे हिस्से को LED के एनोड से और कैथोड को वापस बैटरी के नेगेटिव हिस्से तक। बिल्कुल, और देखने में ये प्रक्रिया किसी भी सामान्य ड्राइंग सॉफ्टवेयर जैसी लग सकती है। हाँ, लेकिन असली विज्ञान उन पुर्जों के अंदर छिपे हुए पैरामीटर्स में है ना? एकदम सही। जब कोई उस रेजिस्टर पर क्लिक करके उसकी वैल्यू को 220 ओम सेट करता है और बैटरी को 5 वोल्ट पर सेट करता है, तो वो बस नंबर नहीं लिख रहा है। नहीं, वो असल में सिमुलेशन इंजन को वे महत्वपूर्ण वेरिएबल्स दे रहा होता है जिनकी मदद से वो इंजन गणित के समीकरणों को हल करेगा। मतलब जब प्ले बटन दबाया जाता है तो सॉफ्टवेयर तुरंत ओम के नियम के अनुसार गणना करता है कि 5 वोल्ट की बैटरी और 220 ओम के रेजिस्टर के साथ सर्किट में कितना करंट बहेगा। और क्या वो करंट LED को सुरक्षित रूप से जलाने के लिए काफी है? हाँ, और अगर सब सही है तो स्क्रीन पर वह डिजिटल LED रोशनी से चमक उठती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक शक पैदा होता है। बताइए। क्या ये सब सच में इतना आसान है? मेरा मतलब है, अगर किसी नए इंसान को यही ना पता हो कि रेजिस्टर की वैल्यू 220 ओम ही क्यों रखनी है। अच्छा, वो स्पेसिफिक वैल्यू। हाँ, या बैटरी 5 वोल्ट की ही क्यों नहीं चाहिए। अगर उसे इन विशिष्ट नंबरों या फिजिक्स के नियमों का ज्ञान ही ना हो, तो क्या ये टूल उसके किसी काम का है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब क्या ये सॉफ्टवेयर ये मानकर नहीं चलता कि इंसान को पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स का गहरा ज्ञान है? अगर हम इसे एक बड़े संदर्भ में रखकर देखें तो असल में यही वो बिंदु है जहां सबसे गहरी लर्निंग घटित होती है। वो कैसे? देखिए, ये सच है कि शुरुआत में किसी को नहीं पता होगा कि 220 ओम की ही जरूरत क्यों है, लेकिन इस डिजिटल सैंडबॉक्स की खूबी ही यही है कि ये गलतियां करने के लिए एक सुरक्षित जगह देता है। मतलब आप बिना डरे गलती कर सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए कोई नया सीखने वाला इंसान रेजिस्टर लगाता ही नहीं है या उसकी वैल्यू मात्र 10 ओम रख देता है, तो क्या होगा? जैसे ही वो प्ले बटन दबाएगा, सॉफ्टवेयर दिखाएगा कि करंट बहुत ज्यादा हो गया है और LED काम नहीं कर रही या वो डिजिटल रूप से ब्लास्ट हो गई है। अरे वाह! ये पूरी तरह से ट्रायल और एरर का तरीका है। जब डिजाइनर ये देखता है कि उसका सर्किट फेल हो गया है, तब वो सवाल करता है कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर वो थ्योरी की तरफ वापस जाता है। हाँ, फिर वो वापस जाके थ्योरी पढ़ता है, ओम का नियम समझता है और कैलकुलेशन करके सही वैल्यू डालता है। ये सॉफ्टवेयर रटने की बजाय अनुभव और गलतियों के जरिए बुनियादी नियम सिखाता है। यहाँ पर आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम पूरी तरह से एक वर्चुअल और डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जो समस्याएं सामने आ रही हैं वो बिल्कुल असली हैं। एकदम असली। स्क्रीन पर भी किसी गलत डिजाइन की वजह से पुर्जों में वर्चुअल आग लग सकती है। हाँ, वो बाकायदा लाल रंग में दिखाता है। सॉफ्टवेयर चेतावनी दे सकता है कि कंपोनेंट अपनी क्षमता से ज्यादा करंट खींच रहा है और वो ओवरहीट हो रहा है। मतलब बिना किसी असली धुएं के भी स्क्रीन के अंदर चीजें जल सकती हैं। बिल्कुल, और इसे ही तकनीकी भाषा में ट्रबल शूटिंग का असली रोमांच कहा जाता है। ट्रबल शूटिंग, हाँ। जब सर्किट उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करता तो एक इंजीनियर की तरह सोचना पड़ता है। सबसे पहले कनेक्शंस या तारों की जांच की जाती है कि क्या कोई वैल्यू गलत टाइप हो गई है। हाँ, और कई बार सब कुछ सही दिखने पर भी सिमुलेशन अजीब बर्ताव करता है।
ऐसे में सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में जाकर टाइम स्टेप को बदलना पड़ता है। ये टाइम स्टेप क्या होता है? टाइम स्टेप का मतलब है कि सॉफ्टवेयर भौतिकी के नियमों की गणना कितने छोटे समय के अंतराल में कर रहा है, मतलब माइक्रोसेकंड या नैनोसेकंड में। अच्छा, टाइम का रेजोल्यूशन। बिल्कुल। अगर सर्किट बहुत तेज गति से काम करने वाला है और टाइम स्टेप बहुत बड़ा है, तो सिमुलेशन सही नतीजे नहीं दे पाएगा, क्योंकि बीच की घटनाएं सॉफ्टवेयर की नज़र से छूट जाएंगी। समझ गया। और एक आम चुनौती ये भी आती ना कि कई बार इंसान जिस चिप को इस्तेमाल करना चाहता है वो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में होती ही नहीं है। हाँ, क्योंकि रोज नए पुर्जे बन रहे हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हर चीज को पहले से कैसे रख सकता है? सही बात है। ऐसे में ये टूल एक और शानदार सुविधा देता है, अपना खुद का कस्टम कंपोनेंट बनाने की आज़ादी। अगर किसी को पुर्जे का गणितीय मॉडल पता है तो वो उसे सॉफ्टवेयर के अंदर एक नए पुर्जे के रूप में बना सकता है। या फिर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी डाउनलोड की जा सकती हैं। हाँ, इंटरनेट से ओपन सोर्स लाइब्रेरी डाउनलोड करके जोड़ी जा सकती है। ये इस टूल को कभी पुराना नहीं होने देता। इससे एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है। क्या? कि ये जो वर्चुअल दुनिया की समस्याएं हैं, एरर मैसेजेस हैं या पुर्जों का ओवरहीट होना है, ये असल दुनिया में कितनी बड़ी आपदाओं से बचाते हैं। बहुत बड़ी आपदाओं से, मुझे लगता है। हाँ, लोग अक्सर कंप्यूटर स्क्रीन पर एरर मैसेज देखकर चिढ़ जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सिमुलेशन में दिखने वाले ये चेतावनी संदेश कोई रुकावट नहीं है। ये भविष्य के रक्षक हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर कोई एक बहुत महंगा माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन कर रहा है, अगर बिना सिमुलेशन के उस सर्किट को भौतिक रूप से बना दिया जाए और कोई छोटी सी गणना गलत हो जाए, तो पल भर में लाखों रुपयों का नुकसान। हाँ, ये सॉफ्टवेयर पहले ही वो वर्चुअल आग दिखाकर असली पैसे और संसाधनों को जलने से बचा लेता है। ये तो बात हो गई बुनियादी नियमों, साधारण सर्किट और ट्रबल शूटिंग की। लेकिन इस टूल की असली गहराई तो तब समझ में आती है जब हम एडवांस्ड स्तर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। ये सफर सिर्फ एक एलईडी जलाने तक सीमित नहीं है। आज की दुनिया स्मार्ट उपकरणों की दुनिया है, जहां हर चीज के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। एक छोटा सा दिमाग। हाँ, और ये सॉफ्टवेयर इन माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि आर्डुइनो बोर्ड्स का पूरा सिमुलेशन करने में भी सक्षम है। हाँ, और इंजीनियरिंग के नज़रिए से ये एक बहुत बड़ी छलांग है। इसे को सिमुलेशन कहा जाता है। को सिमुलेशन? इसका मतलब है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को एक ही समय पर एक साथ टेस्ट करना। अच्छा। नॉर्मली जब कोई आर्डुइनो पर काम करता है तो उसे कोड लिखकर असली हार्डवेयर पर अपलोड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई भी डिजाइनर कोड लिख सकता है और उस कोड की मशीन भाषा यानी हेक्स फाइल को सीधे उस वर्चुअल चिप के अंदर डाल सकता है। बिल्कुल। इसके बाद जब सिमुलेशन चलता है तो सॉफ्टवेयर न सिर्फ तारों में बहने वाले करंट की गणना कर रहा होता है, बल्कि वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर के डिजिटल लॉजिक और मेमोरी की भी वैसी ही नकल कर रहा होता है जैसे असली सिलिकॉन चिप करती है। ये तो किसी जादू से कम नहीं लगता। एक तरफ फिजिक्स के नियम चल रहे हैं और दूसरी तरफ इंसान का लिखा कोड काम कर रहा है, और दोनों एक साथ तालमेल में। और जब ये साबित हो जाए कि सर्किट और कोड दोनों बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं, तो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, इस आभासी विचार को एक असली उत्पाद का रूप देना, यानी पीसीबी डिजाइन। हाँ, पीसीबी डिजाइन और 3D विजुअलाइजेशन। जो डिजाइन अभी तक सिर्फ कुछ रेखाओं के रूप में था, उसे अब एक असली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लेआउट में बदला जाता है। पीसीबी लेआउट बनाना अपने आप में एक कला है, जहां स्केमेटिक सिर्फ ये बताता है कि कौन सा पुर्जा किससे जुड़ा है, वहीं पीसीबी लेआउट ये तय करता है कि वे पुर्जे बोर्ड पर कहाँ रखे जाएंगे और उनके बीच के जो कॉपर के रास्ते हैं, उनकी मोटाई कितनी होगी। हाँ, कॉपर ट्रेसेस। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो 3D विजुअलाइजेशन का फीचर है, वो इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। ये 3D वाला हिस्सा सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मतलब सिर्फ एक 2D लेआउट बनाने के बाद एक बटन दबाते ही वो पूरा हरा रंग का बोर्ड अपने सभी पुर्जों के साथ 3D में स्क्रीन पर आ जाता है। हाँ, उसे किसी भी दिशा में घुमाकर देखा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ देखने में अच्छा लगने के लिए तो नहीं होगा। इसके पीछे जरूर कोई गहरी इंजीनियरिंग की वजह होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ आंखों को अच्छा लगने वाला फीचर नहीं है, इसका बहुत ही ठोस मैकेनिकल कारण है। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे स्पेशल इश्यूज का विश्लेषण करना कहते हैं। मतलब जगह की समस्या। हाँ, मान लीजिए किसी डिजाइन में पीसीबी पर एक कैपेसिटर या हीट सिंक लगाया गया है जो ऊंचाई में काफी बड़ा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स के नजरिए से सर्किट एकदम सही है। लेकिन जब उसे किसी डिब्बे में बंद करेंगे? बिल्कुल। जब उस सर्किट बोर्ड को किसी स्मार्ट वॉच जैसी छोटी जगह या केसिंग में फिट करने की बारी आएगी, तो हो सकता है कि वो डिब्बा बंद ही ना हो पाए। क्योंकि वो कैपेसिटर बहुत ऊंचा है। हाँ, अगर ये बात मैन्युफैक्चरिंग के बाद पता चले तो पूरा पैसा बर्बाद। 3D विजुअलाइजेशन ये सुनिश्चित करता है कि फिजिकल दुनिया में आने से पहले ही इन समस्याओं को सुधार लिया जाए। तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? मतलब अगर इस पूरी लंबी फीचर लिस्ट को एक साथ रखकर देखा जाए, रियल टाइम सिम्युलेशन, ट्रबल शूटिंग, माइक्रो कंट्रोलर की कोडिंग और अंत में 3D PCB डिजाइन, तो एक आम इंसान या एक छात्र की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि इस तकनीक ने हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का लोकतंत्रीकरण कर दिया है। लोकतंत्रीकरण यानी सबके लिए आसान? हाँ, ये एक विचार को एक फिजिकल प्रोडक्ट में बदलने का पूरा लाइफ साइकिल है। जब डिजाइन पूरा हो जाता है तो ये टूल गर्बर फाइल्स एक्सपोर्ट करने की सुविधा देता है। गर्बर फाइल्स? हाँ, गर्बर फाइल वो यूनिवर्सल डिजिटल भाषा है जो दुनिया भर की पीसीबी बनाने वाली बड़ी-बड़ी मशीनें समझती हैं। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज के समय में अपने घर में बैठा कोई भी छात्र या हॉबीइस्ट इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ठीक वैसी ही त्रुटिहीन गर्बर फाइल बना सकता है जैसी किसी मल्टीनेशनल कंपनी का इंजीनियर बनाता है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। वो उस फाइल को ईमेल के जरिए किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेज सकता है और कुछ ही दिनों में असली सर्किट बोर्ड उसके दरवाजे पर आ सकता है। ये सच में विचार करने लायक एक बहुत बड़ी क्रांति है। बिना किसी बड़ी प्रयोगशाला के काम करने की आजादी। तो अगर आज के इस पूरे विश्लेषण का सार निकाला जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रोटीज डिजाइन सूट सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। हाँ, एक पूरा इकोसिस्टम। ये एक साधारण एलईडी के सिमुलेशन से शुरू होकर आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग और अंततः एक मैन्युफैक्चरिंग रेडी 3D PCB डिजाइन तक की यात्रा को अत्यंत सहज और सुरक्षित बना देता है। बिल्कुल। और आज के इस तेज रफ्तार दौर में जहां हर दिन नई तकनीकें आ रही हैं, जिसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी कहते हैं, पुर्जे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है और उनके जलने का इंतजार करने की भी नहीं। एकदम सही। हार्डवेयर को छुए बिना सिर्फ सॉफ्टवेयर के जरिए टेस्टिंग करना न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि ये प्रयोग करने की रफ्तार को बढ़ा देता है। जब फेल होने की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो इंसान ज्यादा निडर होकर प्रयोग करता है। और प्रयोग करने की इस निडरता से मुझे एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा दार्शनिक ख्याल आ रहा है। वो क्या? जो मैं आज इस चर्चा के अंत में विचार करने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। हमने इस बात पर गौर किया कि अगर कोई पुर्जा लाइब्रेरी में नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अपने कस्टम कंपोनेंट्स बना सकता है। हाँ, बिल्कुल बना सकता है। तो जरा इस विचार की गहराई में जाइए। अगर इस डिजिटल सैंडबॉक्स के अंदर किसी भी ऐसी चीज को सिम्युलेट किया जा सकता है जो शायद अब तक इस फिजिकल दुनिया में मौजूद ही नहीं है, तो क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां हार्डवेयर का पूरा भविष्य किसी भी भौतिक चीज को बनाने से पहले पूरी तरह से सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के अंदर तय हो जाएगा? ये तो बहुत गहरी बात है। सोच कर देखिए, जब सब कुछ गणितीय रूप से स्क्रीन पर सिद्ध किया जा सकता है तो क्या भविष्य का हर एक फिजिकल हार्डवेयर अंततः सिर्फ एक बेहतरीन तरीके से लिखा गया सॉफ्टवेयर ही है जो बस भौतिक रूप लेने का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल मुमकिन है। ये एक ऐसा सवाल है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की मिट्टी हुई लकीर को और भी धुंधला कर देता है, और मुझे लगता है इस पर सभी को जरूर विचार करना चाहिए।